हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। और जैसा कि पता है आपको, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए पीवाईक्यूज फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। 2023 का शिफ्ट 1 का जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस कर दिया है 5 पार्ट में, है ना। तो आज जो डिस्कशन कर रहे हैं 2023 का शिफ्ट 2 जो कि 25 जून को हुआ था, इसे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आपका 40 तक होगा, है ना। टोटल 15 क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत का 25 क्वेश्चन जो हमारा था वो जनरल एप्टीट्यूड से पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 26 से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग पहले, है ना। कहता है मार्केट फेल इन द प्रेजेंस ऑफ। कहता है मार्केट फेल कब कब होता है, मतलब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, है ना। मार्केट फेलियर एक ऐसा स्थिति होता है जहां पर कंज्यूमर या प्रोड्यूसर दोनों में कोई जो है लॉस की स्थिति में हो, मतलब इफिशिएंट मार्केट ना हो, है ना। तो अगर मार्केट पावर होगा तो बिल्कुल मार्केट फेल होगा, क्योंकि अगर किसी के पास मार्केट का पावर है तो वो हायर प्राइस वसूल सकता है ना। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, बिल्कुल एक्सटर्नलिटी चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, वहां पर भी इफिशियंसी नहीं आती है, वहां पे मार्केट फेल होता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारा नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि कहा जाता है कंप्लीटली इफिशियंसी वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है मार्केट फेलियर का रीजन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये भी रीजन है ना, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन का फेलियर होगा तब भी मार्केट फेल कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट पावर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, निगेटिव एक्सटर्नलिटी और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये चारों हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहीं है ए बी सी और ई, ए बी सी ई, हाँ ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। कहाँ है, हाँ 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें मैच करने कह रहा है। तो देखो, जब हम लोग मार्केट फेलियर की बात करते हैं, ठीक है, तो वो उस पर क्या क्वेश्चन था हमने देखा, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है गुड्स से रिलेटेड। तो प्राइवेट गुड्स किसको बोलते हैं? ऐसे गुड्स जिसमें एक्सक्लूडेबिलिटी भी हो और राइवलरस भी हो, ये दो फीचर्स होता है प्राइवेट गुड्स का, है ना। मतलब उसके कंजम्पशन से किसी को रोक सकते हैं। दूसरा, अगर आप उसका कंजम्पशन करते हैं तो दूसरों के लिए अवेलेबिलिटी घटती है, वो प्राइवेट गुड्स होता है। तो कहीं देखिए है राइवल इन कंजम्पशन एंड एक्सक्लूडेबल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये ए का 2 हो जाएगा, है ना। क्लब गुड क्या होता है? देखिए क्लब गुड एक ऐसा गुड्स होता है, ठीक है, जो कि एक्सक्लूडेबल तो होता है बट नॉन राइवल होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, सिनेमा हॉल जब मूवी देखने जाते हैं तो जो व्यक्ति टिकट का प्राइस पे किया है, ठीक है, वही देख सकता है। जिसके पास टिकट नहीं है हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉन राइवल होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पे 10 लोग मूवी देख रहे हैं तो एक व्यक्ति के मूवी देखने से दूसरों के लिए वो मूवी कम नहीं हो जाता, उसको भी प्रॉपर वही दिखेगा, है ना। तो क्लब गुड का एग्जांपल हमारा हो जाएगा नॉन राइवल बट एक्सक्लूडेबल, कहीं है ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर कॉमन पूल रिसोर्स, कॉमन पूल रिसोर्स कहता क्या है भाई? कॉमन पूल रिसोर्स ऐसा गुड्स होता है, ठीक है, जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल तो होता है बट राइवल होता है। जैसे पॉन्ड में आप अगर मान लो फिशिंग करने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, किसी को पब्लिक पॉन्ड अगर है तो आप किसी को वहां पे मछली पकड़ने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन आपके द्वारा अगर मछली को पकड़ लिया जाए तो दूसरों के लिए तो मछली घट जाएगा ना। तो कॉमन पूल रिसोर्स क्या होता है? नॉन, ये एक प्रकार से राइवल तो होगा बट नॉन एक्सक्लूडेबल होगा, कहीं है ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। अब है पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स की बात जब भी हम करते हैं तो पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है? वैसे गुड जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2143 कहीं है, 2143 ऑप्शन नंबर 3 में है हमारा ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर, है ना। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है?
तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वाज प्रपोनेंटेड बाय फ्रांसिस्को मोदिग्लानी, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रपोनेंटेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया था, है ना, और एब्सोल्यूट जो था वो केन्स ने दिया है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रपोनेंटेड बाय जेम्स डुसनबरी, हाँ ये भी सही है। फिर है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रपोनेंटेड बाय जॉन मैनॉर्ड केन्स, गलत है ना, क्योंकि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। तो ए और सी हमारा जो है करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ए और सी, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ये असर्शन और रीजन दिया हुआ है ना, क्या है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है अ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इंप्लाइज दैट एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इनएफिशिएंट when it is possible through some change in allocation of resources to benefit at least one person without making anyone worse off, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इनएफिशिएंट होगा, चूंकि एफिशिएंसी तब होता है जब किसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से जो चेंजेस इकोनॉमी में जो आता है, ठीक है, उन चेंजेस के कारण सम बिकम बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन वर्स ऑफ, ये होता है इफिशिएंट, ठीक है। ये तो इनएफिशिएंट तो है ही, चूंकि कह रहा है एटलीस्ट वन पर्सन क्या हो रहा है, पॉसिबल थ्रू सम बेनिफिट एटलीस्ट वन पर्सन विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ, नहीं कोई ना कोई वर्स ऑफ होता है, क्या सिंपली कहा जाता है ना। देखिए दो चीज इसमें याद रखिएगा, सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट तब कहा गया है when some become better off without making anyone else worse off, बट पेरेटो कहते हैं कि whenever we make someone better off at least one तो जो है वो worse off होगा, ठीक है। तो वो इफिशियंसी का था, तो इनएफिशिएंट तब होगा जब कोई भी वर्स ऑफ नहीं हो रहा हो और एटलीस्ट वन बेटर ऑफ हो रहा हो, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पेरेटो एफिशिएंसी टेक्स इनटू अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कंपनसेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड निगेटिवली, नहीं ये कंपनसेशन का प्रिंसिपल पे बात जो है पेरेटो ने नहीं किया है ना। तो ए तो करेक्ट होगा, बट आर जो है इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है भाई, 30 नंबर हमारा कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ठीक है, ऑफ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इन सिंपल बायवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। देखिए बायवेरिएट का मतलब हो गया दो वेरिएबल, है ना, जैसे एक्स और वाई है मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में विथ 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो देखो याद रखना n माइनस के होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 दिया हुआ है, माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल कितना एक्स वाई 2 है, कितना बचा 98, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ लेवल कर्व ऑफ इतना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसमें निकालना है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसका आंसर होगा एफ एक्स अपॉन एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे तो पता होगा, एफ एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अज्यूमिंग वाई कांस्टेंट। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई एज इट इज कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो ये एक्स से स्क्वायर ये कट गया, क्या बचा माइनस 2y अपॉन एक्स, ठीक है। तो माइनस 2y अपॉन एक्स कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 में, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें चेक करना है आपको डिग्री ऑफ होमोजिनिटी, क्या है डिग्री ऑफ होमोजिनिटी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, आप लोग क्या करिए एक्स के जगह पर डेल्टा एक्स लिख दीजिए, वाई के जगह पर डेल्टा वाई लिख दीजिए, ठीक है। लेमडा वाई लेमडा एक्स डेल्टा नहीं, लेमडा पढ़ते हैं इसको, है ना। क्या हो गया, लेमडा एक्स का होल पावर क्यूब
अपॉन लैम्डा वाई प्लस इधर लैम्डा वाई का होल पावर क्यूब अपॉन लैम्डा एक्स। क्या बचेगा? लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन लैम्डा वाई प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यूब बाय वाई बचेगा प्लस इधर लैम्डा स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन एक्स बचेगा। क्या हो गया? लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल गया, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स, इतना हमारा इधर बच गया। तो ये लैम्डा कॉमन निकल चुका है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। लैम्डा का पावर कितना? 2 है, तो डिग्री 2 का होमोजीनिटी इसमें होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है डेटा कलेक्टेड एट अ पॉइंट इन टाइम आर कॉल्ड। देखो अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? आपको आइडिया है? देखिए, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। और अगर टाइम टू टाइम की बात, जैसे हमें 2010 पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 2010 पर, है ना, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग वेरिएबल, है ना, तो वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। लेकिन अगर टाइम टू टाइम बात करें, 2010 पर एक वेरिएबल के बारे में देख रहे हैं, 2011 में देख रहे हैं, 2012 में देख रहे हैं, 2013 में देख रहे हैं, टाइम टू टाइम अगर हम लोग बात करेंगे तभी वो टाइम सीरीज डेटा होगा, अन्यथा वो हमारा क्या हो जाएगा? अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे ना, तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए 33 हो गया, तो बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। क्या कह रहा है भाई 34 नंबर? 34 नंबर, हाँ, कहता है द बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन 1 Feb। देखो 1 Feb 2023 को जब बजट पेश किया गया, ठीक है, फॉर द फिनेंशियल ईयर, कितना, कौन से फिनेंशियल ईयर के लिए? 2023-24 को, ठीक है, 2023-24 को। तो यहां पर देखिएगा आप, अपने बजट में एक रिवाइज एस्टिमेट रहता है, एक एक्चुअल एस्टिमेट रहता है, एक बजट एस्टिमेट रहता है, ठीक है। तो देखो बजट एस्टिमेट जो होगा वो तो बनेगा आपका 2023-24 के लिए, ठीक है, किसके लिए? 23-24 के लिए। रिवाइज एस्टिमेट जो आता है वो आता है 2022-23 के लिए, जो 2022-23 की स्थिति जो चल रही है उसको रिवाइज किया जाता है कि हमने जो एस्टिमेट किया था क्या लगभग वैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर कुछ चेंजेस करने की बात है तो वो रिवाइज किया जाता है। वहीं एक्चुअल 2021-22 का पूरा क्लियर डेटा आ जाता है, तो एक्चुअल एस्टिमेट 2021-22 का दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है रिवाइज एस्टिमेट एंड एक्चुअल एस्टिमेट, तो रिवाइज एस्टिमेट 2022-23 हो गया और एक्चुअल एस्टिमेट 2021-22 हो गया, 22-23 और 21-22, है ना। दिस इज ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 हो गया, अब देखते हैं 35 नंबर। 35 सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, है ना। 35 नंबर का क्वेश्चन काफी सिंपल है। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इज। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/k होता है, ठीक है। के का मतलब होता है के प्लस सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू इंटरेस्ट रेट, है ना। मनी डिमांड जो है इंटरेस्ट रेट के साथ कितना सेंसिटिव है, वही होता है मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 36, कहता है अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट is making zero economic profit in the long run, it will have the incentive to। देखो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जो उसका रेवेन्यू है, मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो भाई लॉन्ग रन में तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ए आर इक्वल टू ए सी होता ही है। दिस इज ए आर इक्वल टू एम आर, है ना। ये हमारा एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है,
और ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज। एक मिनट, तो गलत बन गया, ये सुधार देते हैं। हाँ, ये जो हमारा है, ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है। ठीक है, तो इस समय तो वो प्रोडक्शन करेगा, ऑपरेट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में यही स्थिति होता है। तो शटडाउन तो होगा नहीं, जो शटडाउन तब होता है जब प्राइस जो होगा ना वो लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाए, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या उससे कम हो जाए, तब शटडाउन का पॉइंट आता है, शटडाउन का सिचुएशन आता है। ठीक है, तो कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इट इज, बिल्कुल कंटिन्यू करेगा, ऑपरेट करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 का होमोजीनियस फंक्शन कौन सा नहीं है। तो देखो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, तो लेबर एंड कैपिटल जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो लेबर के जगह पे हम लोग लैम्डा एल लिखेंगे, कैपिटल की जगह पे लैम्डा के लिखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जब लैम्डा को कॉमन बाहर निकालते हैं तो क्या आता है। देखो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, Q1 इक्वल्स लैम्डा ए एल प्लस लैम्डा बी के, दोनों में लैम्डा कॉमन निकल गया, बचा कितना, ए एल प्लस बी के। ठीक है, तो लैम्डा का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 हुआ। दूसरा बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, Q1 इक्वल्स लिख देते ए लैम्डा ए एल, अच्छा इसमें लैम्डा है ना, लैम्डा एल के जगह पे लिखेंगे हम लोग लैम्डा, है ना, ए लैम्डा एल का होल पावर कितना, 3/4 के लैम्डा का होल पावर 1/2, मतलब ए लैम्डा का पावर 3/4 और फिर एल का पावर 3/4 और के का पावर 1/2 और लैम्डा का पावर 1/2। तो देखो ये दोनों लैम्डा बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो लैम्डा का पावर 3/4 प्लस 1/2, ए एल का पावर 3/4, के का पावर 1/2। ये तो इसका लैम्डा का पावर 1 तो नहीं आया, लैम्डा पावर इसका क्या हो जाएगा, अब नीचे 4 होगा, इधर 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाए, 5/4 हो जाएगा। तो ये तो डिग्री 1 का नहीं हुआ, तो ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सब में चेक करोगे तो ये आ जाएगा 1। आप लोग इसको चेक कर लेना इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 38, है ना। 38 नंबर क्या कह रहा है, 38 नंबर कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ रिसोर्स लीड टू। ठीक है, देखो डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट जहां पे डिमिनिश कर रहा है, अगर एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाएं और उस एक्स्ट्रा इनपुट को लगाने से मार्जिनल प्रोडक्ट उसका घट रहा हो, तो डिक्लाइन इन टोटल कॉस्ट नहीं, ये तो निगेटिव रिटर्न्स हो जाएगा। डिक्लाइन इन एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्ट नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन करता है डिमिनिशिंग रिटर्न में भी और निगेटिव रिटर्न में भी। ठीक है, डिक्लाइन इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। और डिक्लाइन इन मार्जिनल कॉस्ट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करेगा तो वहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं, इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हमको मैच करने का क्वेश्चन दिया है 39 में भाई, कह रहा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ ने लिखा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये डेविड रिकार्डो का बुक है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ये कार्ल मार्क्स का बुक है। फिर जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये केन्स का बुक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 4132 कहीं है, 4132 ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, है ना, कहता है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज के केस में कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
निगेटिव एक्सटर्नलिटी लीड टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, जो एक्सटर्नलिटी जब भी आएगा ना तो वो इनएफिशिएंसी की ओर ले जाता है, ठीक है। फिर मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कर्व इज एडेड वर्टिकली टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व टू यील्ड सोशल मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, ये भी सही है। जो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट जो होता है उसको ऐड करते वर्टिकली किसके साथ, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के साथ, तब जा करके हम लोग को सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है द इफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट अटेंड इज मोर देन मार्केट इक्विलिब्रियम आउटपुट। कह रहा है क्या, निगेटिव द इफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन मार्केट इक्विलिब्रियम आउटपुट, है ना। नहीं, गलत है, ये लेस होगा। इफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट लेस होता है मार्केट इक्विलिब्रियम आउटपुट से, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व विद द डिमांड कर्व गिव इफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व और डिमांड कर्व इक्वल रहेगा ना तो वहां पर जाकर के हम लोग को इफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। अगर आपको डायग्राम याद ना हो तो मैं याद है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। दिस इज मार्जिनल सोशल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम, इफिशिएंट इक्विलिब्रियम कहते हैं यहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट डिमांड कॉस्ट के बराबर हो, डिमांड कर्व के बराबर हो, ठीक है। देखो ऑप्शन सी के कैसे गलत हुआ था, इफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नहीं, जो हमारा ये इफिशिएंट तो ये वाला हुआ ना, ये मोर नहीं लेस है। मार्केट जहाँ पे इक्विलिब्रियम अभी हो रहा है, प्राइवेट एक प्राइवेट कंपनी जब अपना ऑपरेट करता है वो तो इस जगह पे इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा ना वो, ठीक है। एफिशिएंट कम होता है। चलिए, तो अब ऑप्शन हमारा ए सही है, बी सही है, डी सही है। ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक का यहीं तक रहने देते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे आगे। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस हो गया, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन हो जाएगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।